नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। ये सुबह से दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो डाल दिया था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए वो ज़रूरी होगा। पीटी के लिए भी उसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सीधा सीधा आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। और सितंबर में 10 तारीख तक का कम से कम करंट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सवाल जो है बीपीएससी ने पिछले साल एएओ का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 15 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया था। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ओके, आज का जो अपना साइंस का वीडियो है वो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बुक का नाम बता दूं। बहुत सारे बच्चे बुक का नाम पूछते हैं। अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू आती है साइंस की, वो इंग्लिश में भी आती, हिंदी में भी आती है। तो चूंकि अभी अपने चैनल पर हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही करवा रहा हूँ मैं, और इंग्लिश हिंदी में एक साथ नहीं करवा सकता। एक छोटा सा मोबाइल पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए ये बुक आप खरीद सकते हैं मार्केट से, और ख़रीदना भी चाहिए आपको। देखिए, वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए मेरे हिसाब से बुक सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अगर आप बुक खरीदते हैं, पहले ही खरीदना चाहिए था, बहुत पहले मैंने ये सब चीज़ बता दिया था, लेकिन अभी अगर आप खरीद रहे हैं तो भी खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। 200 रुपये से भी कम प्राइस है इसका, 100-150 के आसपास में है, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि इसके एमसीक्यू जो हैं उन्होंने एनसीईआरटी के, वो बेहतरीन है। और सीधा सीधा मैंने जितने भी पिछले वीडियो करवाए उन सब में आपको दिखाया कि सीधा सीधा टीआरई के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से शुरू करेंगे, उससे पहले 36 नंबर सवाल से करना था हमें, जो पिछला चैप्टर था। एक एक सवाल को हल कीजिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सीखने की, और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो अब एग्ज़ाम नहीं है, आप याद कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास वही होगा। पीटी ही मुख्य बाधा है, तो पीटी को पार कर जाइए, बाद में भी साइंस सीख सकते हैं आप। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? तो देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है 1, यानी कि 1 2 3, यानी कि कण के आवेश पर निर्भर करता है, कण के वेग पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, जिसका सब अलग अलग पैरामीटर भी लिखा हुआ है। अगले सवाल पर चलते। कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। यहाँ पर मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होते हैं। हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबम तकनीक द्वारा मानव शरीर के प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें सी गलत दिया हुआ है, क्योंकि हृदय व मस्तिष्क में भी चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो उत्पन्न होता है। सही सुन रहे हैं आप? ओके, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि दिए गए कथन में सी असत्य है, क्योंकि हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मस्तिष्क व हृदय में समस्त सूचनाएं संकेतों के माध्यम से जाती है, अर्थात आवेश का प्रवाह होता है, चार्ज का प्रवाह होता है। आवेश का मतलब ही होता है चार्ज का प्रवाह होता है। साइक्लोट्रॉन डीज द्वारा बना होता है, इसमें संबंधित सत्य कथन कौन सा है? साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार नाभिकीय अन्वेषण के लिए किया गया था। साइक्लोट्रॉन में केवल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यहाँ पर तीसरा गलत दिया हुआ है। साइक्लोट्रॉन धन आवेशित कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयनों को अति उच्च ऊर्जा तथा त्वरित करने के लिए एक सरल उपकरण है, जो क्या करती है, इन सभी के एनर्जी को बढ़ा देती है। धन आवेशित जो होते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयनों के जो होता है, इनको उच्च कर देते, एक्सेलरेट कर देता है इनको। और 1934 में लॉरेंज एवं लिविंगस्टन ने इसका आविष्कार नाभिकीय अन्वेषण के लिए किया था। किसने किया था? लॉरेंज और लिविंगस्टन ने इसका आविष्कार किया था 1934 ईस्वी में, साइक्लोट्रॉन का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि निम्न से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो एक बार देखिए, विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाले विद्युत धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विपरीत दिशा में जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बहती हैं, तो क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं? टोरॉइड की कुंडली के बाहर सदैव एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार धारा बनाती है। अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है किसी तार में, तो उसके कारण से जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये पूछ रहा है। ये उपयुक्त में से कोई सा भी सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का इसका आंसर हो जाएगा सी सत्य है। यहाँ पर बाकी 1 और 2 गलत दिए हुए हैं। दिए गए कथनों में सी सत्य है, क्योंकि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में
निर्मित होती हैं जिनकी तीव्रता चालक तार से दूर जाने पर कम होती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है? उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ को देखना हो तो देखिए उसमें इनपुट हम क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिलता है। तो विद्युत मोटर जो होता है उसमें मोटर में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा देना पड़ेगा। उसके बदले में क्या होता है? मोटर चलता है, तभी तो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। पानी खींचने के लिए मोटर का चलना जरूरी होता है, लेकिन मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो यानी कि बिजली से किस में बदल रहा है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। वहीं पर आपको जनरेटर अगर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? जनरेटर क्या करती है? जनरेटर में इनपुट क्या है? देखिए आप ध्यान से, तो इनपुट वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तेल डाला हमने, तेल से क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक बन रहा है, यांत्रिक बन रहा है। यांत्रिक से क्या मिल रहा है हमें? जनरेटर का आउटपुट क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें, तो उसका क्या हो गया? यांत्रिक से हमें विद्युत एनर्जी मिलती है जनरेटर में। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से इन्वर्टर में आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इन्वर्टर में कुछ नहीं होता है, कोई एनर्जी से किसी में नहीं जाता, बस वो क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, मतलब कि डायरेक्ट से जो बिजली का कनेक्शन था उसको बैटरी पर ले आता है। इन्वर्टर का मुख्य काम ये था। बैटरी क्या करती है आप मुझे बताइए? तो केमिकल एनर्जी को, किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है कौन? तो बैटरी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? अगला आ गया सवाल। इसमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं। मोटर में विद्युत चुंबकीय कभी प्रयोग किए जाते हैं क्या? व्यावसायिक मोटर में इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, इनके शक्ति अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के सभी कथन सही दिए हुए हैं। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में कॉमर्शियल मोटर की बात हो रही है, जो बड़े विशाल होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं, उनकी बात की जाए। जो सामान्य तौर पर फैक्ट्रियों में यूज़ किए जाते हैं उन मोटरों की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबक का स्थान पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है तथा विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। देखिए दरअसल होता क्या है ना, हम ऐसे कॉइल लपेट देते हैं फेरों का, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है और मोटर आसानी से घूम पाता है। ओके, अगला क्या है कि कुंडली गर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है, या गर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कौन सा वहाँ पर चुंबक यूज किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। कॉमर्शियल मोटर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, घरेलू परिपथ जो आपका घर में सर्किट है उसमें उपयोग होने वाले अवयव निम्न से कौन कौन से हैं? घरेलू जो आपका सर्किट है, सर्किट का मतलब होता है घर में जो पूरा बिजली का सिस्टम आपका लगा हुआ, उनमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होती हैं? सर्विस लाइन, गर्म तार, फ्यूज, उदासीन तार, लकड़ी का बोर्ड। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 5, यानी कि सर्विस लाइन, उदासीन तार, गर्म तार और फ्यूज। लकड़ी का बोर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। पढ़ देता हूँ मैं आपको, चिंता मत कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर्विस लाइन, उदासीन तार, गर्म तार और फ्यूज का उपयोग घरेलू विद्युत परिपथ में किया जाता है। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति को मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं, इन्हें सर्विस लाइन कहा जाता है। ओके, ये मुख्य तार जो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से घर तक आते हैं, ये क्या होते हैं? सर्विस तार। इन आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार गर्म तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। लाल और काला जो होता है, देखिए आपको नहीं पता होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो होंगे वो भी जानते होंगे, या इंजीनियरिंग में जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें भी लोग जानते हैं कि कलर कोडिंग होती है। बिजली का जो कनेक्शन आपके घर में लगता है, अगर आपने स्टैंडर्ड तरीके से लगवाया होगा, प्रोफेशनल लोगों से लगवाया होगा जो ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, तो हर चीज़ के लिए विशेष तार होता है। जैसे गर्म तार होगा तो लाल कलर का होना चाहिए, ठंडा तार होता है तो ब्लैक कलर का होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रीशियन लगा के गया है, अगर वो इलेक्ट्रीशियन नहीं भी आएगा तो अगली बार रिपेयर करने के लिए जो आएगा तो उसको पता रहेगा कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। ये कलर कोडिंग बहुत ज़रूरी होता है, इसी यही पूछा गया आपसे इस सवाल में। ओके, अगला देखिए क्या है कि विद्युत फ्यूज होता है, परिपथ का महत्वपूर्ण अवयव होता है जो कि अति भारण के मध्य परिपथ को युक्तियों से विच्छेदित, मतलब कि विद्युत फ्यूज जरूरी होता है, जो क्या होता है कि ओवरलोड हो गया है या शॉर्ट सर्किट है तो उससे बचा लेता है घर को। विकल्प 4 में दिया गया लकड़ी का बोर्ड घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाला अवयव नहीं है, यह केवल विद्युत के कार्यों में उपयोग किया जाता है। घरेलू परिपथ में सामान्य तौर पर घर के सर्किट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है आपका कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा?
तो 43 का आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है। शॉर्ट सर्किट समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लघुपथन के समय विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है उस समय। आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उनकी आवृत्ति तथा वोल्टेज का मान कितना होता है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है 50 हर्ज का होना चाहिए आवृत्ति, और वोल्टेज 220 वोल्ट का होना चाहिए। देखिए आपका जो चार्जर होगा, देखिएगा अपने चार्जर पर लिखा होगा 50 वोल्ट लिखा रहता है, 50 हर्ज लिखा रहता है। ये विद्युत की फ्रीक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड भारत में जो यूज़ किया जाता है। अलग अलग देशों की अलग अलग विद्युत फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अमेरिका का अलग हो सकता है, ब्रिटेन का अलग हो सकता है। आपके जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भारत के लिए बनाए जाते हैं वो 50 हर्ज के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। यही आवृत्ति होती है अपने घरों में जो बिजली आती है उसकी, या जो आप फ़ोन का चार्जर खरीदते हो या बल्ब लगाते हो या कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रिक यूज़ करते हो तो सब पर लिखा होता है 50 हर्ज। और उस चीज़ को कहीं और पर यूज़ करने पर उसमें कठिनाई आ सकती है और ख़राब भी हो सकता है। जैसे अगर यूएसए का चार्जर आप अपने घरों में यूज़ करोगे और अगर स्टैंडर्ड चार्जर नहीं है जिसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड चार्जर नहीं है तो चार्जर ख़राब हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए 50 हर्ज होता है अपने यहाँ का फ्रीक्वेंसी। बिजली का कितना होता है, 50 हर्ज होता है और 220 वोल्ट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बी ही दिया हुआ है। हमारे घरों में विद्युत सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ज होता है, वोल्टता 220 वोल्ट होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट हर 1/1000 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। तो एसी और डीसी पढ़ा होगा। एसी कैसे चलता है, एसी इस तरह से चलता है, एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। और डीसी डायरेक्ट करंट होता है जो हमेशा ही एक समान परिपथ में चलता है। डीसी का अगर आपको उदाहरण जानना हो तो डीसी करंट जो आप बैटरी से लेते हो वो क्या होता है, वो डीसी करंट होता है। ओके, इस चीज़ के बारे में पता चल गया आज। एक चीज़ और मैं बताऊँ, हमेशा स्टोर करके रखा जो जाता है वो डीसी करंट को रखा जाता है। एसी करंट को स्टोर करके रखे जाने की आज तक हमने तकनीक नहीं बना पाई है। पूरी दुनिया में आज तक बना ही नहीं है कि एसी करंट जो है उसको स्टोर करके रखा जाए। जैसे आप बैटरी में डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं वैसे ही आप एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किसका होता है? तो समानांतर संबंधन का होता है। देखिए समानांतर और सीरीज आपने सुना होगा। जैसे एक बल्ब है, ये इसमें एक ये लाइन गया, इसमें से निकल कर दूसरे बल्ब में लगा हुआ है, दूसरे बल्ब से तीसरे बल्ब में लगा हुआ है। ये किस में लगा रहा हूँ मैं, तो ये है आपका सीरीज है ये। इसमें एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो अगला दोनों नहीं जलेगा। लेकिन समानांतर में क्या होता है, एक बल्ब लगाया हमने, एक कनेक्शन दिया, दूसरे बल्ब जो लगाया तो उसमें से दूसरा कनेक्शन ऐसे दे दिया जाता है, फिर तीसरा बल्ब लगाया तो उसमें तीसरा कनेक्शन फिर ऐसे दे दिया जाता है। यानी कि एक डायरेक्ट लाइन सब में जुड़ा होता है। इससे क्या होता है, कोई एक अगर फ्यूज भी हो जाए तो सारे जलते रहते हैं। तो समानांतर श्रेणी में घरों में लगाए जाते हैं, मूल रूप से समानांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थिंग का उपयोग क्यों करते हैं हम, तो देखिए सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है तो उसको भी ले लेगा अपने अंदर, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है तो उसको भी ले लेगा अपने अंदर। इससे क्या होता है, जो आपके घर हैं उसके इक्विपमेंट सही से चल पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगर अर्थिंग कमजोर है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी छूने पर आपके हाथ में करंट लग सकता है घरों में। ओके, अगला जो चैप्टर है चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखते चलिएगा। चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है तथा इसमें लोहा पाया जाता है। जिन पदार्थों में लोहे के आकर्षित करने का मूल होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या, बताइए। जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। बताइए सही है क्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो इसका सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का, नॉर्थ पोल जो होगा वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। ओके, प्रकृति विद्यमान मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क Fe3 और O4, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मैग्नेटाइट का है, लोहे का अयस्क होता है कि नामक पत्थर में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। दक्षिण से उत्तर की ओर पृथ्वी जो है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है क्या, बताइएगा। अगर आपने फोटो देखा होगा तो
अगला है कि क्षर चुंबक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो आपका क्षर चुंबक होता है उसको अगर आपने स्वतंत्र रूप से लटकाया होगा, बचपन में हम लोग स्पीकर से चुंबक निकाल कर खेलते थे, तो अगर उसको आपने बांध कर लटकाया होगा किसी रस्सी से, डोरी से, तो वो क्या उत्तर दक्षिण दिशा में अपना रखता है क्या? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं दोनों सत्य दिए हुए हैं, दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य दिए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। जब एक क्षर को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसी सिद्धांत पर कौन सा चीज़ बनाया जाता है? तो कंपास आपने देखा होगा, कंपास जो बनाया जाता है वो इसी सिद्धांत पर बनता है। फ़ोन में भी कंपास होता है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको कंपास दिखा देगा, लेकिन वो कंपास एप्लीकेशन बेस्ड होता है। लेकिन चुंबक का कंपास जो पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है जहाज़ों पर, तो वो क्या होता है? वो इसी से बनाया जाता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। ओके, और ये जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कारण हम सोलर स्ट्रोम वगैरह से बच पाते हैं। सूर्य से जो स्ट्रोम वगैरह चलता है उससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो ये पृथ्वी का चुंबकीय फील्ड करता है। पृथ्वी का चुंबकीय फील्ड नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। अगले पर चलते, नियम से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर डी असत्य है, बाकी को मैं पढ़ दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। बाकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो सही दिया हुआ है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अधिक क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रकट करती हैं। ये तीनों तो सही है, डी को मैं पढ़ देता हूँ। दिए कथनों में डी असत्य है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहरी ध्रुव नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं, जबकि चुंबक के भीतरी दक्षिणी ध्रुव एस से उत्तरी ध्रुव एन की ओर होती हैं। कथन ए बी सी तीनों सत्य हैं। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सतत लूप बनाती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डी दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका असत्य दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? चुंबक को गर्म करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। चुंबक को अगर आप आग में डालकर गर्म कर दोगे तो उसमें फिर चिपकना बंद हो जाता है। प्राचीन काल में यात्री कृत्रिम चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। कृत्रिम चुंबक केवल छड़ के आकार के बनाए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल सी यहाँ पर, यानी कि केवल और केवल पहला सत्य दिया हुआ है, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल चुंबक प्राकृतिक समय में कहाँ से आ जाएगा भाई? तो यहाँ पर लिखा हुआ स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन काल में यात्री प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, इसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल, कृत्रिम चुंबक लिखा हुआ है। इसके पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृति के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाव चुंबक, बेलनाकार, गोली, आपने भी देखा होगा तरह तरह के आकार के चुंबक। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है आपका कि देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यमोत्तर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दक्षिण क्षैतिज दिशा का मध्य निर्मित कोण नीति कोण कहलाता है। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है। ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 4, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से गुजरने वाला देशांतर वृत्त भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा निर्दिष्ट करता है। देशांतर वृत्त पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल यानी कि भौगोलिक यमोत्तर कहलाता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं जिसको। देशांतर वृत्त की बात कर रहा है यार, ऊपर से नीचे जो आता है वही तो उत्तर दक्षिण ही तो दिखाता है वो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोण को नीति कोण, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। नति कोण का मान चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री और निरक्ष पर 0 डिग्री होता है। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर देखिए समझ में नहीं आ रहा है तब समझने का समय नहीं है आपके पास, और 2 तारीख हो गया है आज, 25 दिन बाद का आपके एग्ज़ाम है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मेहनत करके साइंस को रट ही लें। जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हताश होने से अच्छा होता है प्रयास कर लेना, तो ये करने की कोशिश कीजिए। बाकी मुझे ही पता है कि आपको हिंदी के कारण और इंग्लिश के कारण, देखिए अगर भी मैं अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करूँगा सारा तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए कुछ भी नहीं से अच्छा होता है कुछ भी, एक बार कोशिश तो कीजिए समझने का। या ठीक है नहीं समझ में आ रहा तो रट लिया, 70 बीपीएससी से या अगला बीपीएससी आपको नहीं ही देना पड़े, या अगली बार जब भी साइंस पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे ना कि पढ़ लेंगे उसको एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो यही कर सकते हैं अंतिम समय में, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ
अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ आपको इसमें से ढूंढना है। प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और आपका अनुचुंबकीय का होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और लौह चुंबकीय का मतलब होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब आप ढूंढिए इसमें से, देखिए आंसर ही दिया हुआ है यहाँ पर, मैच कर लीजिए। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हो गया, तांबा जो हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, जो चुंबक से नहीं चिपकता है, इसी तरह का होना चाहिए। अगला है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, ये कैल्शियम इसका उदाहरण है। लौह चुंबकीय पदार्थ का निकल उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर मामूली से प्रतिकर्षण होते हैं। ना के बराबर में इनमें होता है आपका प्रतिकर्षण, और मामूली सा ही होता है। इन पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, क्वार्ट्ज, ये सब किसके उदाहरण है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है पीटी में कि निम्न से कौन कौन से डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्या है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं या किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच रखने पर कुछ आकर्षित होते हैं। पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सोडियम, द्रव, ऑक्सीजन, कॉपर, सल्फेट, वायु, लोहे तथा निकल के लवणों के घोल आदि, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या कहलाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। हम किसी चुंबक के सिरे के निकट लाने पर उस सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। अगर मैग्नेट के करीब में आप लोहे को ले जाओगे, कील को ले जाओगे, तो झट से चिपक जाता है, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब फेरोमैग्नेटिक के उदाहरण होते हैं। अस्थायी चुंबक से संबंधित निम्न कथनों विचार कीजिए। चलिए मिलकर विचार करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणीयता एवं उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। निकल, कोबाल्ट एवं तांबे का एक मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। अस्थायी चुंबक बनने के लिए कम चुंबकशीलता होनी चाहिए। आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सत्य है, तीसरा असत्य क्यों है, क्योंकि कम नहीं अधिक चुंबकशीलता होना चाहिए, आगे अधिक मैग्नेटिक रूप से प्रबल होना चाहिए। अस्थाई यानी कि परमानेंट चुंबक से संबंधित कथन 1 और 2 सत्य है। अस्थाई चुंबक का चुंबकत्व दीर्घ समय तक रहता है। अस्थाई चुंबक की धारशीलता तथा निग्राहिता उच्च होती है, जिससे कि चुंबक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। निकेल, कोबाल्ट, तांबे की एक मिश्र धातु उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने हेतु किया जाता है। कथन 3 असत्य है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अधिक चुंबकशीलता होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ था कम चुंबकशीलता होना चाहिए, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना आप, तो आप कॉमन सेंस से भी उस सवालों को हल कर सकते हैं। विद्युत चुंबक कैसे पदार्थ होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिनकी धारणशीलता बहुत कम होती है, ये यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, और जिनका उपयोग क्रेनों में, दूरभाष यंत्रों में, विद्युत घंटियों की ध्वनि विस्तार इत्यादि में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि जिनकी चुंबकशीलता बहुत कम होती नहीं, बहुत अधिक होती है इनकी विद्युत चुंबक की चुंबकशीलता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सत्य है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है ये। कुंडली, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, सी सत्य दिया हुआ है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का सिद्धांत था, फैराडे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वही सिद्धांत है ये, कि प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, जब किसी कुंडली कॉइल है, लपेटा हुआ कोई कॉइल है, और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गणित यानी कि रिलेटिव रूप से मोशन होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसी घटना पर आधारित होती है जनरेटर। जनरेटर किस पर आधारित होती है, तो इसी पर आधारित होती है, जो बिजली बनाने का काम आती है, वो किस पर काम करता है, तो इसी पर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करता है वो। लेंज का नियम आधारित है किस पर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण से यह उत्पन्न हुई है। यही लेंज का नियम है। लेंज के नियम को एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यूपी वालों ने 2018 में पूछा था, यूपीपीएससी 2018 में पूछा था लेंज के नियम के बारे में। अगला है भंवर धाराओं का उपयोग निम्न से किस में किया जाता है, रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेकों में, प्रेरण भट्टी में, ट्रैक्टर में, विद्युत शक्ति मीटर में,
तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेकों में किया जाता है, प्रेरण भट्टी में किया जाता है, विद्युत शक्ति के मीटर में किया जाता है। 1, 2, 4 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ए ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। भंवर धारा का उपयोग रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक, प्रेरण भट्टी तथा विद्युत शक्ति मीटर में किया जाता है। कुछ विद्युत चलित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है, पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी भी प्रकार के झटके नहीं लगते हैं। प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। क्या है ये? तो हाई टेम्परेचर उपयोग करने के लिए इसका हाई टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के काम आ सकती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट प्रवाहित की जाती है। यह कुंडली उन धातुओं के घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती हैं और उससे क्या होता है, वो जो मेटल है वो पिघल जाता है। यही काम में आता है। विद्युत शक्ति मीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है एडी करंट का। अगला है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर को इतना खराब लिखा है इन्होंने, वही विद्युत जनरेटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या बदलता है, तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोनों मशीन, मोटर और जनरेटर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है? एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर पूछा गया है आपसे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनरेटर जो होता है उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी है कि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं, यानी कि सर्पी होते हैं, ऐसे होता है एसी में, जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। यही दो मुख्य रूप से अंतर होते हैं, बाकी और कोई भी अंतर होता नहीं है एसी और डीसी जनरेटर में। अगला निम्नलिखित कथनों से कौन सा सत्य दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 20 सत्य है कि विद्युत जनरेटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फील्ड होता है वो आपको दिखाया मैंने, उसी पर काम करता है ये मुख्य रूप से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसका आंसर हो जाएगा बी ही यहाँ पर सत्य होगा। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि विद्युत जनरेटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये तो पढ़ ही लिया हमने। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों निम्नलिखित में किस उद्देश्य से होता है? देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है ना, ये बहुत ही अलग तरीके से काम भी करता है। अगर मेरे पास समय रहता मैं पूरा ट्रांसफार्मर बना कर आपको दिखा सकता था, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं आपको सामान्य भाषा में समझाता हूँ। दरअसल में होता क्या है, जो आपके घर में विद्युत वोल्ट आता है, कितना का आता है? 220 वोल्ट का आता है, 50 हर्ज का आता है। ये आपको जीवन भर याद रखना है, इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन जहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर तो 10-10 हज़ार वोल्ट का विद्युत उत्पन्न होता है। तो क्या उतना बड़ा वोल्ट आपके घर में भेज देना चाहिए क्या? नहीं। तो क्या किया जाता है, अलग अलग जनरेटर लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उसका काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है। एक होता है जिसका काम होता है वोल्ट को उच्च कर देना, एक होता है जिसका काम होता है वोल्ट को कम कर देना। जो आपके घर के बगल में कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगे होंगे या आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे, वो क्या करता है, वो वोल्ट को कम करने का काम करता है। क्योंकि उस पर जो आया है बाहर से बिजली, वो क्या आया है, बहुत ही हाई वोल्टेज का आता है। उसको क्या कर देता है, वो कम वोल्टेज में कर देता है। इससे क्या होता है, आपके घर तक जो बिजली आती है वो सुरक्षित तरीके से आ पाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर में बिजली का उत्पादन हुआ कांटी थर्मल पावर प्लांट में, उसको भेजना है कहाँ पर? तो उसको भेजना है रांची। बहुत लंबी दूरी होगी, बिजली का 50% ज़्यादा का जो है वो लैप्स हो जाता है इसी भेजने में ही। ट्रांसमिशन लाइन बिजली का सबसे ज़्यादा खाती है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि हमें बिजली बहुत दूर तक भेजना है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जो बिजली को क्या करेगी, बहुत ही हाई वोल्ट बदल देगी। और हाई वोल्ट जो है वो पहुँचते पहुँचते रांची तक अपने आप ही कम हो जाती थोड़ी बहुत। तो फिर यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो हाई वोल्ट को थोड़ा सा कम करके रांची शहर में भेज देगी। इससे क्या होता है, बिजली का आपस में एक दूसरी जगह पर भेजना आसान होता है, आपके घरों तक बिजली को लाना आसान होता है। मुख्य रूप से यही काम होता है किसका, तो ट्रांसफार्मर का। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ध्यान में रखिएगा। ओके, सी हो जाएगा इसका। अगला निम्न से कौन से कथन सत्य हैं?
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ज होती है। सुदूर स्थानों और बिना ऊर्जा के क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। डीसी करंट का मतलब बात हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी के सभी जो हैं सत्य दिए हुए हैं, सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। ओके, वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होता है वो एसी करंट कहलाता है। अल्टरनेटिव करंट ही नाम है इसका, एसी करंट ही इसीलिए नाम है। क्यों नाम है? तो इसका दिशा और धारा जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसका मान और दिशा लगातार बदलता रहता है उसको एसी करंट कहा जाता है। एसी ऐसे चलता है, डीसी सीधा चलता है। ओके, सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। एसी करंट को ही भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार, अगर बड़े दूरी तक भेजना है तो। डीसी का परिमाण एवं दिशा में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। किसी बैटरी परिपथ में हम जो धारा प्राप्त करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो बैटरी से, इन्वर्टर से आपके घर में जो बिजली आती होगी ना, वो कौन सा होता है? तो डीसी होता है। कौन सा होता है? डीसी करंट होता है। और जो आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आती है वो कौन सा होता है? तो एसी करंट होता है। क्या होता है वो? एसी करंट होता है। आपके जो मोबाइल चार्जर है उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसलिए आप किसी भी वोल्टेज पर अगर आप मोबाइल चार्जर को लगाते हैं तो चार्जर कोई फट नहीं जाता है। वो उसमें ट्रांसफार्मर जो होता है उस वोल्टेज को कम कर देता है और वो कहाँ पर जाता है? तो फिर आपके फ़ोन को चार्ज करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एप्लीकेशन कुछ उसके। अगला, ट्रांसफार्मर किससे संबंधित निम्न कथनों विचार कीजिए। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए किया जाता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 सही है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का उपयोग लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण और वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, और ये ज़रूरी होता है। लेकिन आपके गाँव के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो क्या करता है? वो लंबी दूरी के ट्रांसफार्मर से जो आया है बिजली, उसको कम करके आपके घर तक पहुँचाने का भी काम वही करता है। ट्रांसफार्मर नियम से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है ट्रांसफार्मर में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोड का नर्म लोहे का बना होने के कारण क्या होता है? उसमें ऊर्जा की हानि नहीं के बराबर में होती। ट्रांसफार्मर नर्म लोहे का उपयोग करके भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम किया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित कारण में अल्प मात्रा में ऊर्जा क्षय होती है। भंवर धाराएं, शैथिल्य हानि और कुंडलन का प्रतिरोध, इसके कारण से क्या होता है? ऊर्जा की हानि कम होती है। अब आपको मैच करना है इसको, किसको किसको मैच करना? अचुंबकीय, मैग्नस मैग्नेटाइट चुंबकीय, कोबाल्ट प्राकृतिक चुंबक, यूनानी मिट्टी, ये सब मैच कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अचुंबकीय का मतलब हो गया आपका कौन सा? तो मिट्टी अचुंबकीय होता है। मैग्नस का तात्पर्य क्या हो गया? तो ये यूनानी से है, पढ़ लेंगे एक एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटाइट का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक चुंबक होता है मैग्नेटाइट। और चुंबकीय का कोबाल्ट जो होता है चुंबकीय होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय कहलाते, जैसे मिट्टी, लकड़ी। मैग्नस एक प्राचीन यूनानी व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। कौन था ये? तो मैग्नस था। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे का अयस्क होता है। चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, इसीलिए उसको चुंबकीय कहा जाता है। ये तो सही हो गया। चलिए अगले चैप्टर हम लोग आ गए। कौन सा है अगला चैप्टर? प्रकाश है। प्रकाश को एक बार में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का 30 मिनट का वीडियो हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।